हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग वर्जीनियस खाका जीपे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये एक डिमांडिंग लेक्चर है। आप लोगों में से बहुत सारे साथियों का एक रिक्वेस्ट आया था कि मैम वर्जीनियस खाका जीपे आप एक लेक्चर प्लीज़ बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इनके बारे में अगर देखें विकिपीडिया कहीं नहीं है, और गूगल पे जो भी ऑनलाइन हम लोग कंटेंट सर्च करते हैं उसमें हमें हिंदी में कहीं भी कंटेंट मिला नहीं। तो इंग्लिश में ही कंटेंट अवेलेबल है, जो भी थोड़े बहुत अवेलेबल हैं। बाकी कुछ इनके रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, और जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली है वहाँ से मैंने कुछ कंटेंट लिया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से भी जाके डिटेल में इनके बारे में देख सकते हैं। बहुत सारे इनके लेख वहाँ पे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है। मैं इन सभी को अच्छे से हिंदी में आप लोगों को समझा दूंगी, और आप लोग अपने खुद के ओन वर्ड में आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा इनके बारे में, इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी चलिए प्रारंभ करते हैं। एक इमेज आप लोगों को दिख रही है, वर्जीनियस खाका जी की है। इनका जन्म 1948 में हुआ था और ये 76 ईयर्स के अभी हैं। वर्जीनियस खाका इज़ करेंटली विजिटिंग प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ISD अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में ये करेंटली अभी विजिटिंग प्रोफेसर हैं। न्यू दिल्ली में ISD है। Prior to joining ISD, he was Professor of Eminence and भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई चेयर एट तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में ये इससे पहले जो थे वो प्रोफेसर थे। ओके 2016 से 2018 के बीच में। ही वॉज आल्सो प्रोफेसर एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस गुवाहाटी कैंपस 2011 से 2016 तक के वहाँ पे टिस के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जो गुवाहाटी ब्रांच है वहाँ पे ये प्रोफेसर रहे हैं। ही टॉट सोशोलॉजी एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, यहाँ पे ये 1990 से 2011 तक सोशोलॉजी पढ़ाए हैं। एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जिसे नेहरू के नाम से जाना जाता है शिलोंग में, ये 1978 से 1990 तक वहाँ पे पढ़ाए हैं। ही ऑब्टेंड MA इन सोशोलॉजी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपना MA जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी से सोशोलॉजी से किया था। एंड PhD फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर। तो IIT कानपुर से इन्होंने अपना PhD किया था। ही इज़ द ऑथर ऑफ, इनकी कुछ किताबें हैं तो जिनके बारे में आप लोग चाहिए तो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं या फिर हिंदी में भी इसी नाम से नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, इकोनॉमिक डुअलिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लास और स्टडी इन प्लांटेशन एंड पीजेंट सेटिंग इन नॉर्थ बंगाल 1997 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इशूज़ इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। तो 2008 में ये छपा था, इनका प्रिंट हुआ था बुक स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स, ये ध्यान रखिएगा। को ऑथर ये रहे हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक रही है, टी प्लांटेशन लेबर इन इंडिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका काफ़ी कुछ जो स्टडी है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे रहा है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र रहा है भारत का। तो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो टी के चाय के बागान होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टी प्लांटेशन लेबर इन इंडिया पे ये को ऑथर रहे हैं फ्रेडरिक एबर्ट स्टीफन के साथ में। एंड को एडिटर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड एडवर्स इंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, डेवलपमेंट एंड डेप्रिवेशन ऑफ आदिवासीज इन इंडिया। तो ये बुक आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्क एंड इंस्टीट्यूशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड
इशूज एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बुक इनकी और है एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बुक इनकी कुछ ही बुक हैं, 5-6 बुक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरोगेटिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये बुक जो है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो कुछ कुछ आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही जुड़ा हुआ दिखेगा। यहाँ आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप लोगों को की टर्म में ही दिख जाता है। वहीं पे आप लोगों को यहाँ पे जो है टी प्लांटेशन का दिखता है, यहाँ नॉर्थ बंगाल दिखता है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक की टर्म भी इनके बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। He was also a chairman of the high-level committee on socio-economic health and educational status of ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014। तो 2014 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी खाका कमेटी, जिससे जाना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये खाका कमेटी आखिर में किसके लिए थी? तो ये ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ होता है उसके लिए, जो हम सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, हेल्थ क्या है, उन लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, इसी सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और इस कमेटी को बनाया गया था इन सब पे अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। और उसके चेयरमैन थे वर्जीनियस खाका जी। तो इसीलिए इसे खाका कमेटी भी कहते हैं। और ये 2013 में कंप्लीट होके 2014 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया था। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था EPW अर्थात इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में इनके जो लेख छपे हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ जो यहाँ पे मेन हैं इनके आर्टिकल्स हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डायरेक्ट मैंने वहीं से मेंशन किया है। तो आप लोग यहाँ पे ईयर्स भी देख सकते हैं कि कब ये पब्लिश हुआ है। यहाँ पे जस्ट आप लोग इनके जो हेडिंग है ना, ये बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीपली पूछे भी नहीं जाते हैं। इसी तरीके से बुक्स या उन कोई थिंकर या विचारक जो रहा है वो किधर में काम किया है, किस फील्ड से रिलेटेड काम किए हैं, तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2021 का ये लेख है, एजुकेशन, एसिमिलेशन एंड कल्चरल मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो ये एक टॉपिक रहा है। दूसरा टॉपिक रहा है कॉन्सेप्चुलाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट सबाल्टर्न पॉलिटिक्स। जो उपाश्रित परिप्रेक्ष्य हम लोग पढ़ते हैं, तो सबाल्टर्न पॉलिटिक्स के बारे में जो हमारी क्या सोच है, क्या विचार हैं, उसके बारे में यहाँ पे एक लेख है। अगला देख लेते हैं, नीड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड द टी प्लांटेशन सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही गया और इसी पे उनकी बुक भी है। यहाँ पे एक और लेख दिखता है, गवर्नर्स एंड फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो जो शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स होते हैं उनकी एरिया जो होती है वो किस प्रकार से डिसाइड की जाती है, ये फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत आती है। और फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में किस तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एरिया का डिसाइड किया जाता है, ये फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत आता है। वहीं पे सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो 4 राज्यों पे लागू होता है। उसमें जो है असम है, मेघालय है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेघालय है, आप लोग लिख भी लीजिएगा, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 4 स्टेट जो है ये यहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल लागू होता है, जबकि इन चारों को छोड़ के बाकी राज्यों में जो होता है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एरिया का जो डिसीज़न होता है वो फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत होता है। तो इस पे भी एक लेख है, गवर्नर्स एंड द फिफ्थ शेड्यूल, ट्राइबल पॉलिटिक्स इन झारखंड। तो इन्होंने इस पे भी एक लेख लिखा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
इज़ द पाथलगाड़ी मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये एक लेख इनके द्वारा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईपीडब्ल्यू के द्वारा। ईपीडब्ल्यू पे ही ये प्रकाशित है, अर्थात इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो वीकली आता है उसी पे ये लेख है। इज़ द पाथलगाड़ी मूवमेंट इज इन ट्राइबल एरियाज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्या जो पाथलगाड़ी मूवमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन जो असंवैधानिक था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक है कोर्सिव डेवलपमेंट पे इनका एक लेख है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। द ट्राइब स्पेशली ऑफ mainland India have lost their lands and livelihood to development projects which have not brought them any benefits। तो ये हम सभी को पता है कि जो भी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जो हमारा देश है वहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए तो कहा जाता है कि जो देश का हर नागरिक है वो देश के विकास में अपना योगदान किसी न किसी प्रकार से देता है, लेकिन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं या जो योजनाएं लाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उससे हर एक वर्ग को समान बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसी को उजागर करते हुए खाका कमेटी जो है वो अपने मुद्दों को उठाई थी। तो इनफैक्ट दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड विदाउट रिहैबिलिटेशन एंड एडिक्वेट कंपनसेशन। बल्कि जो भी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं या प्रोग्राम लाए जाते हैं, जैसे डैम्स वगैरह का आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिखता है, तो ये इसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोग बेघर हो जाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से एक कहा जाए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हमें जो एक ट्राइब्स जो एरिया है वो देखने को मिलती है। वॉइसलेस इन झारखंड, यहाँ पे एक और आर्टिकल है 2017 का, ये आर्टिकल है द झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2017 इज़ द लेटेस्ट ड्रैकोनियन एक्ट अगेंस्ट tribes who are anyway bottling dispossession of their land in the नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो सेम यही इश्यूज़ यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि जो एक लोगों से ज़मीनें ले ली जाती हैं, उनके बदले मुआवजा तक नहीं दिया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो वॉइसलेस इन झारखंड अर्थात जो कि हम बोल भी नहीं पाते हैं, वहाँ पे कोई आवाज़ ही सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सरित भौमिक करके एक विचारक रहे हैं, उनके बारे में इनका एक लेख आया था। 1948 से 2016 तक इनका जीवन काल था। तो इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था और ये अब्रॉड गए थे, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो इनका जो काम रहा है वो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेबर स्टडीज़ स्कॉलर रहे हैं ये। तो इन्होंने जाके और अब्रॉड में कुछ जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रीट मतलब जो सड़कों पे लोग रहते हैं उनके बारे में इन स्टडीज़ किया था, काफ़ी कुछ काम किया था। तो उसके बारे में भी एक लेख है सरित भौमिक करके, ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ सोशल साइंटिस्ट, तो यहाँ पे या बहुत सारे नाम हैं आप लोगों को, उसमें वर्जीनियस काका भी दिखेंगे, यहाँ पे टी.एन. मदान भी दिखेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे थिंकर्स हैं जिनके कुछ स्टेटमेंट्स थे, उसको हम लोग आगे समझेंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गवर्नमेंट से एक अपील की थी कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जो गए थे स्टडी करने के लिए कुछ, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बारे में कुछ ऐसा स्टेटमेंट है यहीं पे, इसीलिए ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्टेटमेंट्स ऑफ सोशल साइंटिस्ट। इसको आगे हम लोग देख लेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल 2005 के बारे में इनका लेख है। पॉलिटिक्स ऑफ
लैंग्वेज, रिलीजन एंड आइडेंटिटी ट्राइब्स इन इंडिया। तो मेन जो इनका काम है वर्जीनियस खाका जी का, वो ट्राइब्स के, जो भारत के ट्राइब्स हैं उन्हीं पे है। यहाँ पे एक और लेख आप लोग देखेंगे, बैरियर एल्विन एंड ट्राइबल सोसाइटी। तो बैरियर एल्विन ने भी, आप सभी को पता है कि इन्होंने भी ट्राइब्स पे अध्ययन किया था। तो बैरियर एल्विन एंड ट्राइबल सोसाइटी पे भी इनका एक लेख है, एथनोग्राफी ऑफ रिजर्वेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक लेख 2002 में ये पब्लिश हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं, वायलेशन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, वाई शेड्यूल ट्राइब्स लैग बिहाइंड शेड्यूल कास्ट। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं उनसे भी पीछे शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, एक बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किसी के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये लेख जो है ये 2001 में आया था, एल्विन्स ट्राइबल्स, ये 2001 में वर्जीनियस खाका जी के द्वारा लेख है। ट्राइब्स एज इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, जो एक कहते हैं कि भारत के मूल निवासी जो हैं वो ट्राइब्स ही हैं। तो यहाँ पे 1999 का इनका ये लेख है, ट्राइब्स एज इंडिजीनियस, अर्थात जो मेन भारत के लोग हैं, इंडिजीनियस मीन्स वहाँ के प्योर रहने वाले लोग, ट्राइब्स। तो ट्राइब्स एज इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, ये एक लेख है। यहाँ पे से मैंने उसी को मेंशन किया है। और नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, 1999 में ये लेख है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है ट्राइब्स का भारत में। मीन्स उनकी जो एक आज का हमें मॉडर्न सोसाइटी दिखता है, तो उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनमें क्या बदलाव देखने को आ रहा है। तो ये लेख एक इनका है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ट्राइबल्स इन इंडिया पर्सपेक्टिव फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, अ टॉक बाय प्रोफेसर वर्जीनियस खाका। इसको जस्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो ये एक इनका लेक्चर है, ट्राइबल्स इन इंडिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्सपेक्टिव फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। ओके, द लेक्चर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये लेक्चर जो है इनका 5 पार्ट में डिवाइड होता है। एट द आउटसेट द स्पीकर शैल इंट्रोड्यूस द डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज दैट हैव इमर्ज्ड इन थिंकिंग अबाउट ट्राइब्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, उसमें किस प्रकार से ट्राइब्स की कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस बुक में या ये इस लेख में। Then the talk will situate tribes in colonial setting and discuss ways in which they were integrated into the larger Indian society। तो किस प्रकार से जो कॉलोनियल सेटिंग था, अर्थात जो ब्रिटिश के समय का जो भारत था, उससे कंडीशन में किस तरीके से ट्राइब की कंडीशन थी और किस प्रकार से ये लोग एक लार्ज कम्युनिटी के रूप में, एक बड़े पैमाने पे इंडियन सोसाइटी के रूप में एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधे रहते हैं। As to how they were impacted in the process and what was their response will be explored। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं इनकी हमें देखने को मिलती हैं आज की सोसाइटी में, वो क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या उनके पे क्या असर हो रहा है। In the third part, discussion on the nature and types of provisions provide for tribes in Indian constitutions will be addressed along with the status of tribes following its realization through state policies and programs। तो जो ये ट्राइब्स कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको किस तरीके से एड्रेस करता है, इनको जो स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती हैं, नहीं दी जाती हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। द स्टेटस विल बी प्रोव्ड इन डिफरेंस टू सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सच पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इनको भी इंडिकेट किया जाता है कि जो गरीबी है, शिक्षा है, हेल्थ है, उनमें किस प्रकार से स्तर देखने को मिलता है। इन द लास्ट सेगमेंट द स्पीकर शैल प्रॉब्लमेटाइज द पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन केस ऑफ ट्राइब्स स्पेशली ऑफ मेनलैंड इंडिया। तो जो मेनलैंड इंडिया में ट्राइब्स हैं, अर्थात जो भारत की मेन भूमि है,
उसमें जो ट्राइब्स के कंडीशन है वो किस तरीके की है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये सारा जो है ये ट्राइबल्स इन इंडिया जो लेख है उसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्चुलाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट सबल्टर्न पॉलिसीज़। ये एक इनका लेख है। एक लेख क्या है, एक बुक है। द बुक इज़ अबाउट सबल्टर्न। सबल्टर्न यानी उपेक्षित जो वर्ग आता है या उपासित वर्ग आता है। तो द बुक इज़ अबाउट सबल्टर्न पॉलिटिक्स इन इंडिया। इट कंसर्न इज़ द organization and mobilization of subalterns with a focus on claim making on right granted by the state। तो स्टेट के द्वारा क्या इनको अधिकार दिए जाते हैं और इनका जो है एक एरिया से दूसरी एरिया तक किस तरीके से लोग आते जाते हैं, या फिर इनका अपना मोबिलाइजेशन मतलब इनका स्तर में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। द की क्वेश्चन दैट द बुक पोजेज आर, ये कुछ की क्वेश्चन इस बुक्स में किए गए हैं और वो क्वेश्चन है कि व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर द सबल्टर्न टू कम टुगेदर। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इनको एक साथ एकता के सूत्र में बांधने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। What kind of claims and demands do they articulate? तो किस टाइप के ये इनके क्लेम्स होते हैं और किस टाइप के इनकी डिमांड्स होते हैं। How do they engage with the state, its representativeness and its institutions? तो ये जो राज्य के साथ मिलके आप लोग देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं जो कि एक अलग से कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो किस प्रकार से ये राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो एक पॉलिटिक्स में या जो अर्थव्यवस्था में है किस प्रकार से इनकी भागीदारी होती है। What changes can subalterns bring about थ्रू कलेक्टिव एक्शन? ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जिनके द्वारा इनके में एक कलेक्टिव एक्शन अर्थात एक साथ मिल के किसी चीज़ को फाइट करने की या उसके बारे में विचार करने की इनके अंदर जो एक जागरूकता आती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न आता है। आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सॉट थ्रू अ केस स्टडी ऑफ लोकल सोशल मूवमेंट्स ऑफ द भील आदिवासीज इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश। तो वेस्टर्न जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का एरिया है उसमें भील आदिवासीज के बीच में जो उनका जो लोकल सोशल मूवमेंट था, इसमें इसका आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। ऑर्गेनाइज एंड मोबिलाइज्ड बाय द खेडूत मजदूर चेतना संगठन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। खेडूत मजदूर चेतना संगठन जो है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भील आदिवासी जो कि वेस्टर्न अर्थात पश्चिमी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं उनसे जुड़ा हुआ है। एंड आदिवासी मुक्ति संगठन, तो ये दो आप लोगों को संगठन दिख रहे हैं। द मूवमेंट्स एड्रेस्ड grievances pertaining to everyday interaction with the local state and basic livelihood issues revolving around land and फॉरेस्ट। तो जो आदिवासी लोग होते हैं या ट्राइब्स हैं उनका गवर्नमेंट के साथ अक्सर करके नहीं जम पाता है, या ये बोले कि थिंकिंग मैच नहीं होती है, उनके विचार मैच नहीं होते हैं और अक्सर करके इनकी अपनी क्या बेसिक नीड्स है। जैसे अभी जंगलों की बात कर लें तो जंगलों से इनका अपना भरण पोषण होता है, लेकिन अगर वहीं पे हम देखें जो भी पर्यावरणविद होते हैं या जो लोग जंगलों को बचाना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं आप जंगलों को यूज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे इनका मेन जो जीवन पोषण का साधन है वो जंगल ही है और वहाँ से इनको बेघर कर दिया जाए तो इनके लिए एक प्रॉब्लम होती है लाइवलीहुड के लिए। तो इस टाइप के कुछ इश्यूज होते हैं जिसके लिए अक्सर करके स्ट्रीट से इन लोगों की अनबन सी रहती है, या ये लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग मैच करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बात को समझा जाए। यहाँ पे आप लोगों को एक और लेख जो कि दिख रहा है, एजुकेशन एसिमिलेशन एंड कल्चर मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। वो हम लोग जो पिछला था ये
EPW का, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली का, उसी को हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो द कल्चरल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया थ्रू द स्कूल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज डिस्कस्ड बाय ड्राइंग पैरेलल्स विद द रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम दैट existed in the यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। तो इस लेख में इस तरीके के पॉइंट्स आए थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और डिस्कस कर लेती हूँ कि जो यहाँ पे आप लोगों को दिखा होगा रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम। तो रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ट्राइब्स होते हैं उनको, चूँकि उनका जीवन शैली अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, उनकी भाषा भी थोड़ी अलग होती है। तो नॉर्मल जो इस तरीके के स्कूल्स जो कि हम आप देखते हैं उसमें इन लोगों के नहीं हो पाता है अंडरस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो कुछ रेजिडेंशियल स्कूल्स भी ट्राइब्स के लिए बनाए गए होते हैं। तो जैसे कि इसमें कुछ नाम आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आश्रम स्कूल के नाम से होते हैं, आश्रम स्कूल। एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। आश्रम स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से कुछ रेजिडेंशियल स्कूल टाइप के होते हैं जो कि उन्हीं के अपने जो परिवेश होता है उसी के अनुसार वहाँ पे होते हैं। ओके, नीड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द ट्री प्लांटेशन सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिस्पाइट टी बीइंग अ मेजर प्लांटेशन इंडस्ट्री इन इंडिया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि जो टी प्लांटेशन है वो एक मेजर प्लांटेशन इंडस्ट्री है भारत में। तो टी स्टेट्स आर इन अ डेप्लोरेबल कंडीशन, poor wages structure for laborers, absence of the developmental state, weak unions and worsening of welfare facilities are some of the factors contributing to the state of affairs in the टी स्टेट्स। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें टी स्टेट्स में दिखने को मिलते हैं, जैसे कि उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है जो लेबर्स होते हैं। वहीं पे उन लोगों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा, मतलब कि लोग यूनियन के मामले में बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स को रख नहीं पाते हैं कि नहीं मुझे इस तरीके की फैसिलिटी चाहिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये जो लेख था उसमें इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया है। द ओनली वे टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इज़ बाई dismantling the deep-rooted colonial structure and ethos of the plantations and thereby restoring them। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, अर्थात जो ब्रिटिश के समय से जो स्ट्रक्चर चला आया है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, ताकि जो वहाँ पे वर्कर्स लेबरर्स काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक सहूलियत रहे। गवर्नर्स एंड फिफ्थ शेड्यूल, यहाँ पे उसको हमने थोड़ा सा यहाँ डिटेल में मेंशन कर दिया है, तो इसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इन इट्स पार्ट 10, 10वें भाग में, द प्रोविज़न फॉर द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। आर्टिकल 244(1) रिफर्स टू प्रोविज़न अंडर द फिफ्थ शेड्यूल। ये जो फिफ्थ शेड्यूल है उसके अंतर्गत आर्टिकल 244 का 1 है और आर्टिकल 244 का 2। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे एक मिनट, फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत 244 का 1 है और वहीं पे जो 244 का 2 है वो सिक्स्थ
शेड्यूल के अंतर्गत प्रोविज़न दिया गया है। तो प्रोविज़न क्या है? द प्रोविज़न ऑफ द 5th शेड्यूल कंसर्न द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल। तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि 5th शेड्यूल जो होता है वो ऑल इंडिया पे के जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनकी एरिया के लिए लागू किया जाता है। वहीं पे जो 4 स्टेट हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 स्टेट हैं यहाँ पे 6th शेड्यूल, 6वां शेड्यूल जो है उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। The overriding control of the union over the administration of the scheduled areas and the welfare of the STs has also been emphasized in Article 339। तो आर्टिकल 339 भी जो है वो ST जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए रिलेटेड है। ओके, द 5th शेड्यूल वाज इन फोर्स इन 9 स्टेट ऑफ इंडिया अंटिल द बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जब आंध्र प्रदेश सेपरेट होता है उससे पहले 5th शेड्यूल जो है वो 9 स्टेट्स में देखने को मिलता था। विच रेज द नंबर ऑफ 10। जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो फिर ये 10 हो गए। ओके, द स्टेट विथ शेड्यूल्ड एरियाज आर, ये आप लोगों को एपी दिखेगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। याद रखिएगा इसमें आप लोग कि उत्तर प्रदेश का नाम नहीं देखने को मिलेगा, ना ही बिहार का नाम देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो 10 स्टेट कौन से हैं जहाँ पे 5th शेड्यूल लागू होता है। तो वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरियाज टेक प्लेस थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके ऑर्डर से ही डिसाइड हो पाता है। एंड द ब्रॉड criteria adopted for such notification are a numerical preponderance of tribal population, possibilities of compact administrative unit, and the relative social and economic backwardness of the people or area. The largest administrative unit forming the scheduled areas has been the district and the lowest of cluster of villages in the block. Most of the districts form scheduled areas only partially। तो सिर्फ जो जिला स्तर पे जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि ब्लॉक्स के लेवल पे हमें जो शेड्यूल ट्राइब्स की एरियाज होती हैं वो बटी हुई ऐसे दिखाई देती हैं। ओके, ट्राइबल पॉलिटिक्स इन झारखंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप लोग इसको एक बार चलिए फटाफट समझ लेते हैं डिटेल में। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ अगर हम पिछले सालों की बात करें तो द एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हैज़ रिजल्टेड इन एजिटेशन, प्रोटेस्ट मार्चेस एंड ओवरऑल सुसाइड्स वाइडली रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसा हमें देखने को मिला है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें या जो भी और इस तरीके की खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, अभी भी देखने को मिल रहा है, सुसाइड्स देखने को मिलते हैं। ये इंडिया के बहुत सारे अलग अलग पार्ट से हमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो द लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉलोइंग demonetization and the inability to create new employment led to a record increase in unemployment rate। तो अभी जो हमें स्थिति देखने को मिल रही है, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है और जो एक न्यू एम्प्लॉयमेंट, नया रोज़गार जो है वो उत्पन्न करने की यहाँ पे क्षमता नहीं दिखाई देती है। तो इसके कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो वो बहुत ज़्यादा, या जिसे हम बोलेंगे कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द इम्पोजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग क्लासेस।
बहुत सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं। तो इसके कारण हमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं पहले से कितनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं, क्योंकि हम हर चीज़ पे, इवन हम खाने पीने की चीज़ें जो हैं, डेली की रोज़मर्रा की चीज़ें, उन पे हम टैक्सेस पे करके और सामान खरीद रहे हैं। तो स्पेशली इन द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बिसाइड्स देयर वाज अ जनरल अनईज अमंग द रिलीजियस माइनॉरिटीज ड्यू टू a climate of hate resulting in a number of untoward incidents। तो बहुत सारे हमको रिलीजियस जो धर्म के नाम पे एक हेट या ये कहें कि एक ऐसा भेदभाव की भावना जो उत्पन्न की जा रही है समाज में, ऐसा दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। ये जो लेख था, ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में ट्राइबल पॉलिटिक्स इन झारखंड, उसी में ये सारा मेंशन किया गया है। देयर वाज रेस्टलेसनेस अमंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज ड्यू द regime's attitude towards them, as was evident in its position on the scheduled castes and scheduled tribes, prevention of Atrocities Act 1989, and the introduction of changes in the roster system for implementation of reservation policy in higher educational institutions. Besides, there was a caste-based violence against Dalit at regular intervals। तो जो हमें एक कास्ट बेस्ड जो हमें हिंसा देखने को मिलती है दलित के अगेंस्ट में और ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये हमको एक रेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलती रहती है। एज फार द regime's attitude toward tribals, it was evident in what it did over the processes of hearings on the case filed by a non-governmental organization challenging the legality of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Right Act 2006. The government's negligence on the matter resulted in the Supreme Court's order for eviction of more than 1 million STs and other forest dwellers' families due to rejection of their claims. The outcry on the matters resulted in damage control by filing a review petition। तो बहुत सारे ऐसे दलित जो रहे हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहे हैं, उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, उसमें उन लोगों ने बहुत सारे पिटीशन भी फाइल किया था, बहुत सारे उन्होंने अपने कंप्लेन भी दिए थे, लेकिन उस चीज़ को बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो ट्राइबल पॉलिटिक्स इन झारखंड में दी गई हैं। यहाँ पे अब मैं यहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को कि स्टेटमेंट ऑफ सोशल साइंटिस्ट करके एक जो आप लोगों ने EPW में देखा था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था। वर्जीनियस खाका जी भी हैं, TN मदान का नाम भी हमें देखने को मिला था। तो बहुत सारे ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक कॉमन लेख लिखा है और इसमें ये मैंने मेंशन किया है, आप लोग देख लीजिएगा। वी एज सोशल साइंटिस्ट, scholars, teachers and concerned citizens feel extremely concerned about lynching at Dadri and the murders of scholars and thinkers like, कुछ थिंकर्स हैं जिनका लिंचिंग मीन्स जो भीड़ में लोग पकड़ के और मार देते हैं, पता भी नहीं चलता है कि किसने मारा आखिर में। तो ऐसा कुछ जो स्कॉलर्स हैं आप लोग देख सकते हैं, MM कलबुर्गी, नरेंद्र धाबोलकर, गोविंद पानसारे और भी कुछ लोग थे। एंड इज टू रजिस्टर आवर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। तो इन्होंने ये बात लिखी है, वी आर नॉट जस्ट शॉक्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लेट रिस्पॉन्स बट आल्सो बाई द implication of the victim blaming statement he made। Sorry, to say that Hindu and Muslims should not fight each other,
मीन्स जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो आपस में लड़ नहीं सकते हैं, ओके, बट शुड फाइट पॉवर्टी इन स्टेट पुट द ओन्स फॉर पीस। तो जो हम पीस के लिए, देश की शांति के लिए हम गरीबी से लड़ सकते हैं, मतलब हम गरीब रहें वो मंजूर है। तो आखिर में इन सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए थे। एंड फाइटिंग पॉवर्टी इंटायरली ऑन सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज़ एंड absolves the state of any responsibility for both. As Prime Minister, he should have asserted that the state would defend the rules of law। तो ये एक स्टेटमेंट था, ये जो कि सोशल साइंटिस्ट जो कि इतने सारे लोग थे, इन लोगों ने मिलके एक कॉमन स्टेटमेंट दिया था। कुछ स्कॉलर्स थे जिनको मार दिया गया था या उनका मर्डर कर दिया गया था या लिंचिंग में यानी भीड़ ने उन्हें मार दिया था, तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट था, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं खाका कमेटी पे। आखिर में खाका कमेटी क्या थी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। द इंडियन स्टेट must aim to ensure that all sections of society share in the economic and social prosperity of the country। तो जो इंडियन स्टेट है ये इंश्योर करता है कि जो सोसाइटी के सभी लोग हैं वो देश के आर्थिक और जो सामाजिक विकास है या खुशहाली है उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं। It is widely acknowledged that a large section of the इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग जो है, स्पेशली द ट्राइबल कम्युनिटीज़, अब यहाँ पे बात आ गई है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, हैव नॉट रिसीव्ड द फुल बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस अंडरटेकन ओवर द पास्ट 6 decades and adversely affected by the developmental project undertaken during this पीरियड। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो कि ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ है खास करके, उनको जो भी इस 6 दशकों से यानी 60 सालों से जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनसे वो उतने ज़्यादा अफेक्टिव नहीं हुए हैं या बोले उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है, बल्कि ये कह सकते हैं कि उनके जीवन पे बुरा असर पड़ा है। जैसे कि जितने सारे आप लोगों को देखेंगे कि डैम्स बनाए जाते हैं, तो इसमें गांव का गांव जो होता है वहाँ पे जितने बसे हुए जो कम्युनिटी होती है, और मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वही देखने को मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। अकॉर्डिंगली एज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमेटी इन 2013, तो 2013 में एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर वर्जीनियस खाका। तो वर्जीनियस खाका इसके चेयरमैन थे। द कमेटी वॉज मैंडेटेड टू एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक अर्थात सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशनल, शैक्षणिक एवं हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड रिकमेंडेड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशनल मेजर टू इम्प्रूव द सेम। तो इसको हमें क्या सुधार करना है इन सारे फील्ड्स में, इसी के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और इट सबमिटेड रिपोर्ट इन मई 2014। तो 2014 के मई में रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया गया था। अब इससे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, तो सेंसस 2011 के अनुसार ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। टोटल पॉपुलेशन अगर शेड्यूल ट्राइब्स की है तो वहाँ ये आप लोगों को मेंशन मैंने कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 8.6% ये टोटल पॉपुलेशन की इंडिया की है। ड्राफ्ट नेशनल ट्राइबल पॉलिसीज 2006 जो है वो रिकॉर्ड करता है कि 698 शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया में हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ आंकड़े हैं, ओके। वहीं पे यहाँ एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप्स ने नोटिफाई किया था कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 705 हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द 5 ब्रॉड रीजनल ग्रुपिंग ऑफ ट्राइब्स।
तो 5 एक ब्रॉड एरिया में बांट दिया गया, जैसे कि हिमालयन रीजन में है तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, सेंट्रल हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। जैसे कि आप लोग जो ये हिमालय का जो बेल्ट आप लोग ऐसे देखेंगे तो यहाँ से लेके ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। मिडिल रीजन में आप लोगों का यहाँ पे बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ये देखने को मिलता है एंड छत्तीसगढ़। तो ये सब एरिया जो हैं ये हमको मिडिल रीजन में देखने को मिलते हैं। वहीं पे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वेयर मोर देन 55% ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया लिव। तो 55% लगभग जो ट्राइबल हैं वो सिर्फ इस एरिया में रहते हैं। वेस्टर्न रीजन की बात करें, अगर हम भारत के वेस्टर्न रीजन में आ जाएं, अगर हम भारत का ये मैप लेके और इधर से हम वेस्टर्न रीजन की तरफ आ जाएं तो इस वेस्टर्न रीजन में हम देखेंगे तो राजस्थान आ जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो ये राजस्थान है। राजस्थान के बाद आप लोगों को गुजरात देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र, फिर गोवा, दादर एंड नागर हवेली। साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एवं केरला और आइलैंड जो रीजन है इसमें अंडमान एंड निकोबार एंड इन द बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप जो है वो हमें अरेबियन सी में दिखेगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात अगर कर लें तो नॉर्थ ईस्ट इज ऑफन व्यूड एज अ सिंगुलर एंड होमोजीनियस एंटिटी। The region is highly diverse with over 200 tribes and subtribes, each of which have their own language, culture and political structure। तो जो अगर हम सिर्फ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात कर लें अगर, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलेगी। लगभग 200 तक ट्राइब्स वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ट्राइब्स की जो अलग अलग प्रजाति है उसकी बात हो रही है। उनके अपने खुद के ओन लैंग्वेज हैं, उनके अपने खुद के कल्चर हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक ये बोलें कि भारत के जो मूल निवासी के रूप में हैं तो हैं ही, उनके अंदर आपस में एक दूसरे से काफ़ी विविधता भी है। नॉर्थ ईस्ट डिफर्स फ्रॉम ट्राइब्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं वो अदर पार्ट्स के इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद द कॉलोनियल एंड इंडियन स्टेट। तो जो हमारा ब्रिटिश के समय का जो कॉलोनियल हमें स्थिति देखने को मिलती है और जो भारतीय राज्य थे तो उनसे क्या इनके अपने खुद के एक ऐतिहासिक रिलेशनशिप है, इस संबंध हैं, उनके बेस पे इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो एक अलग ही तरीके के देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भील और हल्बी ट्राइब्स। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्स हैं सब। भील जो है, भील आप लोगों को पता है, हल्बी भी एक ट्राइब्स होता है। इनमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। वहीं पे द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज जो है वो गोंड, खोंड, कोया, ओरान और तोड़ा जनजातियों में बोला जाता है। टिबिटो बर्मन जो लैंग्वेज है वो हिमालयन रेंज में जो ट्राइब्स होते हैं उनमें बोला जाता है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइब्स हैं उनमें बोला जाता है। नेक्स्ट, एस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज की जो लैंग्वेजेस हैं वो संथाल, मुंडा और हो में बोला जाता है। सुलूल ट्राइब कम्युनिटी लिव इन अबाउट 15% ऑफ कंट्रीज एरिया। ये एक फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पूरे देश का जो एरिया है उसका लगभग 15% एरिया पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है। ओवर 80% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्क इन प्राइमरी सेक्टर्स अगेंस्ट 53% ऑफ जनरल पॉपुलेशन। तो 80% जो शेड्यूल्ड ट्राइब होता है प्राइमरी सेक्टर मीन्स वो अपना खुद का उत्पाद खुद ही उत्पन्न करते हैं और उसी को वो कंज्यूम भी करते हैं। The sex ratio among the scheduled tribes is 991। 991 फीमेल जो औरतें होती हैं, जो यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात हो रही है। और
1000 मेल पे, तो 1000 पुरुषों पे 991 महिलाएं होती हैं। रूरल एरिया की बात हो रही है। और 980 फीमेल जो होती हैं वो 1000 पुरुषों पे, ये अर्बन एरिया अर्थात शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि करेंटली पूरे भारत का सेक्स रेशियो क्या है, तो ये है 938 1000 पे। वहीं पे अगर हम सिर्फ ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स में इनसे स्थिति अच्छी है और वो है 990 1000 पे। जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनका सेक्स रेशियो 990 है 1000 पे। तो अगर हम पूरे भारत के सेक्स रेशियो से कंपेयर करें, महिलाओं की स्थिति पुरुषों से उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर सेक्स रेशियो में देखें तो, जबकि ट्राइब्स में कंडीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ओके, और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है डाटा, आप लोग चाहिए तो डिटेल में देख लीजिएगा। ओके, प्रोपोर्शन ऑफ एसटीज पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज 11.3। तो अगर कोई रूरल एरिया है, जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण एरिया हैं सब, उनमें जो है वो पूरे पॉपुलेशन का 11.3% जो होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। वहीं अर्बन एरिया में अर्थात शहरी क्षेत्र में 2.8% होते हैं। ओके, यहाँ पे जो कमेटी बनी थी उसमें कुछ कौन कौन से इश्यूज हो थे, ये आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 क्रिटिकल इश्यूज थे जिस पे इनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। तो एक है लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार और जो एक जीवन के किस प्रकार से हम जीते हैं, हमारे जीवन की रोज़ की ज़रूरतें क्या होती है, तो लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट पे था। एजुकेशन, हेल्थ, इनवॉलेंटली डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, जो लोग अपने क्षेत्र को छोड़ के और दूसरी जगहों पे मजबूर होते हैं जाके बसने के लिए, तो इसकी क्या स्थिति थी इस पे भी था अध्ययन। एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैव बीन स्टडीज बाई Kakha committee. Okay, of the 5 issues, first 3 are concerned with issues that have been the root of post-colonial state development agenda for tribes. तो जो एक एजेंडा दिया गया था कि ट्राइब्स के लिए भी डेवलपमेंट होगा, जो हमारे देश के आज़ाद होने की बाद की स्थिति थी, तो जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए गए थे तो उस पे जो फर्स्ट 3 थे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, ये उससे रिलेटेड है। तो लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, तो इससे रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। मेन टॉपिक जो है वो यही है कि 5 जो मुख्य मुद्दे थे जिस पे कि इनको अपनी रिपोर्ट जो थी वो पेश करनी थी। तो यहाँ पे एक और जो मैसिव डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट, तो बड़े स्तर पे जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रेलवेज बन रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डैम्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या वहाँ के पॉपुलेशन पे असर पड़ रहा था, तो इसके बारे में भी इनका अध्ययन करके और स्टडी करके रिपोर्ट पेश करना था। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट इशू एनालाइज्ड बाय द कमेटी इज द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेशन, द प्रोविजंस ऑफ पंचायत, जो पंचायत होते हैं उनका क्या स्थिति है, किस तरीके का प्रोविज़न वहाँ पे किया गया है। तो एक आप लोगों को पेशा दिखेगा, पेशा एक्ट 1996 जो है, पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज, जो शेड्यूल्ड एरियाज होता है उसमें किस प्रकार से उसको बढ़ाना और पंचायत वहाँ पे कैसे काम करते हैं। एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो FRA होता है 2006, इनेक्टेड टू redress the historical injustice to tribal and forest communities, have been significant initiatives that have changed their legal status। तो यहाँ पे आखिर में इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, उसके लिए एक जो पेशा एक्ट आया था उससे भी निगरानी रखी जाती है। However, policies and practices have been slow to absorb the changed circumstances recognized in the law।
These legislations and their violation have been claimed for future amendment, क्योंकि अगर जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं तभी हम उसमें कुछ संशोधन करके और फिर नया जो होता है एक्ट हम ले आते हैं। सब्जेक्ट्स सच एज लैंड एक्विजिशन, फूड सिक्योरिटी और डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट, ये कुछ इशूज़ थे जिनको भी इन्होंने अध्ययन किया था और उसके बाद से इस पे अपनी राय इन्होंने प्रस्तुत की थी। ओके, क्या सिर्फ खाका कमेटी ही थी जो ट्राइब्स पे काम की थी? तो यहाँ पे कुछ और भी कमेटीज़ थे जिन्होंने इस पे काम किया था। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, एज़ पर सेंसस 1931, जो 1931 की जो जनगणना हुई थी या मतगणना हुई थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर टर्म्ड एज बैकवर्ड ट्राइब्स। तो ये आप लोगों को एक फैक्ट्स यहाँ मिल रहा है कि 1931 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस जो हुआ था, उसमें शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो बैकवर्ड ट्राइब्स की तरह से मेंशन किया गया था, लिविंग इन एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़। तो जो एकदम बाहरी क्षेत्र में रहते हैं या थोड़े अपने मेन एरिया से बाहरी के क्षेत्र में रहते हैं, मतलब कि एक बोलें कि उनका एक अलग ही एरिया होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, कॉल्ड फॉर फर्स्ट टाइम फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैकवर्ड ट्राइब्स एज प्रोविंशियल असेंबलीज। तो पहली बार इनको एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पेश किया गया था। The Constitution does not define the criteria for recognition of scheduled tribes, and hence the definition claimed in 1931 census was used in initial years after independence। तो जो ये यूज किया गया था 1931 में, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह जो बैकवर्ड ट्राइब्स को बैकवर्ड ट्राइब्स की तरह यूज किया गया था। तो इनको आखिर में एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि इनको हम कहेंगे कि इनको नहीं कहेंगे, ये उस समय कुछ डिफ़ाइन नहीं कर पाए थे लोग। तो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद इसको डिफ़ाइन किया गया था। हाउएवर आर्टिकल 366 का 25वां भाग जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइड्स प्रोसेस टू डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये सिर्फ प्रोसेस डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स सच ट्राइब्स आर ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप विद इन सच ट्राइब्स आर ट्राइबल कम्युनिटीज़ एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 जो है टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आर्टिकल 342 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो आया था वो कौन सा था? काका कालेलकर कमीशन 1953। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 340। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 304 यही सब आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 342, आर्टिकल 340, आर्टिकल 366 ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डिफाइंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज दे लेड अ सेपरेट एक्सक्लूसिव एक्सटेंस and are not fully assimilated in the main body of the people. They may belong to any religion. तो ये परिभाषा दी गई थी काका कालेलकर कमीशन के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ओके, एल्विन कमीशन जो आया था 1959 में आया था, was constituted to examine the functioning of multi-purpose development blocks, the basic administrative units for all tribal development programs। तो जो एल्विन कमेटी जो थी वो ये देख रही थी कि जो डिफरेंट तरीके के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो लाए गए हैं वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इनके लिए, तो इसके लिए लाया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं UN देवघर कमीशन आया था, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1960। तो 1960 में टू एड्रेस द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप।
जो ट्राइबल ग्रुप होता है उसके ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ लैंड एलिनेशन इन ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज में जो वो अपने ही लैंड से बेघर हो जाते हैं, ये भी इशू शामिल था। द लोकर कमेटी 1965 was set up to look into criteria for defining scheduled tribes. The committee recommended 5 criteria for identification, namely क्या क्या था, प्रिमिटिव स्टेट्स था, डिस्टिंक्ट कल्चर, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। तो इन लोगों में एक दूसरे से मिलने का शाइनेस था, तो उनके अंदर अब एक संकोच की भावना होना, तो लोगों से इजीली मिल नहीं सकते हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, अर्थात जियोग्राफिकली भी वो जो मेन लोग हैं उनसे कटे हुए हैं, उनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है जो कि ये कहें कि वो भी एक खतरे में है क्योंकि उन्हीं के साथ वो चल रहा है। प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं। ओके, द शीलू यो कमेटी जो है 1966 की, लाइक द एल्विन कमेटी, एड्रेस द इशू ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। तो ट्राइबल डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए ये कमेटी थी, द शीलू यो कमेटी 1966। ट्राइबल सब प्लान अप्रोच वाज गवर्नमेंट emerged on the recommendations of several committee constituted during 1970s. द भूरिया कमेटी आया था 1991 में, रिकमेंडेशन पेव द वे फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द पेशा एक्ट 1996। ओके, भूरिया कमीशन जो है 1902 से 1904 तक फोकस्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इशू फ्रॉम द 5th शेड्यूल टू ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन एंड वर्किंग ऑफ पंचायत। तो कैसे काम करते हैं इन सब के लिए भूरिया कमीशन जो है वो काम किया था। ओके, इनके कुछ बुक्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वर्जीनियस खागा जी के। तो वर्क इंस्टीट्यूशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये भी बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है और इम्पॉर्टेंट बुक है, और इसमें आप लोगों को की टर्म भी मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, इंडियाज़ इंडिजीनियस पीपल, अर्थात भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड एडवर्स इंक्लूजन, ये बुक भी वर्जीनियस खागा और देवनाथन के द्वारा दोनों के द्वारा मिलके और एडिटेड किया गया था। हैंडबुक ऑफ ट्राइबल पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये आप लोगों को दिखेगा जगन्नाथ आम्बेगुडिया और वर्जीनियस खागा के द्वारा। तो इसमें भी वर्जीनियस खागा का नाम आता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें अच्छा कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनकी फर्टिलिटी रेट क्या है। तो जो हम भारत की अगर हम बात करें, TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के कुछ फैक्ट्स जो हैं वो एनरिच हो जाएंगे। तो ये 2.4 है। वहीं पे अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स के फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये 3.1 है। यहाँ पे थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अर्थात मृत्यु दर जो है वो नॉर्मल इंडिया की जो है उससे ज़्यादा है। एक फैक्ट आप लोगों का ये था। दूसरा आप लोगों को ये मैं बता दूं कि एक नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है साल्वा जुदूम, SALWA जुदूम। तो साल्वा जुदूम आखिर में क्या है, ये एक तरीके का पीस मार्च होता है।
और इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि जो आप लोगों को दिखेगा नक्सलाइट एरिया होती है, जो माओइस्ट लोग होते हैं या इस तरीके की जो एरिया होती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनमें से ही कुछ युवाओं को सेलेक्ट किया जाता है, उनको कुछ स्टाइपेंड पैसे भी दिया जाता है और उनको जिस तरीके से अपने पुलिस के लोग काम करते हैं उस तरीके से उनको ट्रेंड किया जाता है, ताकि वो लोग अपने यहाँ जो अपनी एरिया है उसकी रक्षा कर सकें। तो ये एक टर्म है सलवा जुदूम, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ही एक और फैक्ट है, नियमगिरी हिल्स है ये, और यहाँ पे जो है एक मिनट, यहाँ पे डोंगरिया खोंड जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनका चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नियमगिरी जो हिल है जहाँ पे डोंगरिया खोंड पाए जाते हैं, यहाँ पे वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो कंपनी है उसने बॉक्साइट को खोद माइनिंग करने के लिए, यानी उसको खोद के और बॉक्साइट निकालने के लिए वहाँ की जगहों के लिए आया था। और बाद में इन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। ये सारा का सारा जिक्र जो है वो खाका कमेटी में किया गया है, तो इसके लिए आप लोगों को, मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, एक और फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आर्टिकल 243 का ZC, ये एक आर्टिकल है जो कि जो नगर पालिकाज होते हैं, जो नगर पालिका होते हैं, नगर पालिका जो होते हैं, तो नए नगर पालिका को कैसे बनाया जाएगा, ये वो भी किस एरिया में, 5th शेड्यूल एरियाज़ में या ट्राइबल एरियाज़ में। तो उसके लिए आर्टिकल 243 का ZC जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि इस लेक्चर को बनाने में रियली मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अगर आप लोग इससे थोड़े भी अगर बेनिफिशियल होते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा भी लाभ पहुँचता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।